दिस इज़ द वीडियो नंबर 3 ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है बेटा जी। इसके पहले हम लोगों ने थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात की थी, उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब इस वीडियो में हम आपको डिस्कस करने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। आपको पता है कि अगर सुटेबल फ्रीक्वेंसी या सुटेबल एनर्जी का फोटोन मेटल सरफेस पर अगर गिरता है तो वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करता है। तो जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, इन इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं? इन इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है इन्हें क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो ये सरफेस के बाहर निकले हैं क्योंकि फोटॉन्स आया हुआ गिरा हुआ है। तो पहले मैं डिस्कस कर दूं क्या है कि व्हेन एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, जो फोटोन आ रहा है मेटल पे गिरने के लिए, उसकी एनर्जी अगर hν वर्क फंक्शन से ज़्यादा है, ऑब्वियस है वर्क फंक्शन क्या है? वर्क फंक्शन वो एनर्जी है जिस एनर्जी से जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो मेटल सरफेस में बंधा हुआ है, बाहर नहीं निकल पा रहा है, वो मिनिमम एनर्जी है। तो क्या होता है कि जब इंसिडेंट फोटोन जो है फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है बेटा, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि आपका ये मेटल सरफेस ऐसे है, ये मेटल सरफेस, यहाँ पर मान लो इलेक्ट्रॉन है। जब ये फोटोन यहाँ पर आएगा, मान लो ये फोटोन है ये, ठीक है ना, ये फोटोन इस पर गिरा, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये फोटोन को पूरा का पूरा एब्जॉर्ब करेगा या तो नहीं एब्जॉर्ब करेगा। अगर इसके पास एनर्जी hν है, ये इलेक्ट्रॉन इस फोटोन को पूरा का पूरा एब्जॉर्ब करेगा। ऐसा नहीं कि आधा एब्जॉर्ब किया, आधा छोड़ दिया, आधी एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने लिया, आधी नहीं लिया, ये नहीं, ऐसा नहीं। जब भी इलेक्ट्रॉन फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा तो फुल्ली एब्जॉर्ब करेगा। यही है इसका कॉन्सेप्ट है क्वांटा पार्टिकल नेचर का। मतलब यही हुआ कि पूरा का पूरा एब्जॉर्ब होगा या तो नहीं होगा। तो आपने कहा ठीक है, इलेक्ट्रॉन ने इसको एब्जॉर्ब कर लिया। अब यहाँ मेटल का जो वर्क फंक्शन फाई है, इसी से तो इलेक्ट्रॉन होल्ड है ना, कहाँ पर? मेटल के अंदर। तो अब hν क्या है? अगर फाई से बड़ा है तो श्योर है कि वो फाई को क्या करेगा? फाई एनर्जी यहाँ पर उसको बैलेंस करेगा, फिर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल करके काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ये ना कॉन्सेप्ट है। तो हमने लिखा है कि व्हेन एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, अगर hν बड़ा है फाई से, इज एब्जॉर्ब बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स उन्हें एब्जॉर्ब करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन जब इसको एब्जॉर्ब करके दो पार्ट में यूज करेगा। क्या? एक पार्ट तो है एब्जॉर्ब फोटोन, जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन ने जो एब्जॉर्ब किया हुआ है उसको जो है कि इन वर्क फंक्शन, एक तो वर्क फंक्शन में मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी खर्च हो रही है, उसके बॉन्ड को तोड़ने में जिससे वो होल्ड है ना मेटल के अंदर, उसको तोड़ने में वो इन वर्क फंक्शन में खर्च होगी एनर्जी। कौन सी एनर्जी? जो इंसिडेंट एनर्जी है फोटोन की। और एज काइनेटिक एनर्जी आफ्टर इजेक्शन, जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो उस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी भी देने में क्या है, जो इंसिडेंट एनर्जी है वो खर्च होने वाली hν। तो कोई मैं डायग्राम यहाँ बनाया मैंने, यहाँ पर क्या है, मान लो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं, है ना, सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका वर्क फंक्शन क्या फाई है। अब यहाँ पर जो फोटोन, यहाँ से जो फोटोन इस पर गिर रहे हैं, मान लो उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, तो पक्का है जो एनर्जी होगी फोटोन की hν, है ना, वो वर्क फंक्शन ज़्यादा होगी। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इस एनर्जी का फोटोन गिरेगा और इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो इस इलेक्ट्रॉन के पास कौन सी एनर्जी आएगी? मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी आएगी, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सरफेस से निकल गया। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या किया? hν पूरी की पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। अब एब्जॉर्ब करके ये एनर्जी दो पार्ट में खर्च हुई, एक तो वर्क फंक्शन को मैनेज करने में और दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने में। यही मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी है, इसके ऊपर की एनर्जी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है ये जस्ट निकल गया, कहीं बीच में कोलाइड किसी से नहीं किया हुआ है। फोटोन आया, इससे टकराया, फोटोन की एनर्जी इसने एब्जॉर्ब किया, बस इसकी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी कहाँ खर्च हो गई है? वर्क फंक्शन को मैनेज करने में, और जो रिमेनिंग इसके पास बची वो लेके निकल गया, वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आपको दिखाई पड़ेगा। तो hν इक्वल टू क्या होगा? जो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी है वो क्या है? वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक मैक्स के बराबर होगी। इसे बोलते हैं आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन बोलते हैं बेटा जी, ठीक है ना। और काइनेटिक मैक्स क्या है? काइनेटिक मैक्स इज द मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर इजेक्शन। मतलब ये सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। ये फॉर्मूला मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को लेके बनाया गया है। और मैंने यहाँ लिखा है फोटोन क्या है? क्वांटा के फॉर्म में हो। क्वांटा होता है, इसे पैकेट ऑफ एनर्जी बोलते हैं। और ये एनर्जी या तो इलेक्ट्रॉन फुल्ली एब्जॉर्ब करेगा या तो नहीं एब्जॉर्ब करेगा। इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, फोटोन को ब्रेक
नहीं कर सकते हैं। ठीक है बेटा जी, आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए कि किस प्रकार से फोटोन अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करता है। ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि लगातार फोटोन इस मेटल पे गिर रहा है तो लगातार इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकलेंगे, कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉन भी क्या करेंगे, बाहर निकलेंगे। तो कंटिन्यूस जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं तो उन इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है कितनी हो सकती है, मैक्सिमम तो काइनेटिक मैक्स के बराबर होगी, उसके ऊपर तो होगी नहीं, है कि नहीं बेटा जी। तो उसी को हमें डिस्कस करना। ठीक है ना। तो अगली टॉपिक हमारी होगी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बेटा, टॉपिक हमारी क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब आप कहोगे सर कि हमारे पास मान लो ये आपके पास ऐसे मान लो एक मेटल है ऐसे, है ना, तो इस पर लगातार लाइट गिर रही है, इसमें से कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बाहर निकलेंगे ऐसे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हुए ग्रुप में दिखाई पड़ेंगे ऐसे। तो ये जो है ग्रुप दिख रहा है, जो इलेक्ट्रॉन का ग्रुप आपको दिखाई पड़ेगा, जो इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं ये, है ना। लगातार लाइट गिरेगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन हैं इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्या जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आपको बाहर दिखाई पड़ रहे हैं, जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या उन सब की एनर्जी सेम है या उसमें कुछ चेंजेस हैं? उनको हम समझते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का रेंज क्या है। ये तो पक्का है कि कुछ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी रखेंगे, वो तो आपने देख रखे हो आप लोग। जैसे आपने कहा कि हमारे पास देखो क्या है, ये हमारे पास एक मेटल सरफेस है, इसमें सब क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है ना। तो अब जो फोटोन hν एनर्जी का आया वो वर्क फंक्शन से अधिक एनर्जी रखता है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन को हिट किया और इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर निकला। ये जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो जो आने वाले फोटोन की कुछ एनर्जी तो वर्क फंक्शन को मैनेज करने में खर्च होगी, और जो रिमेनिंग एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी की, इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगी। तो इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपको यहाँ दिखाई पड़ेगी वो क्या दिखाई पड़ेगी, hν - φ। भाई इलेक्ट्रॉन को जो काइनेटिक एनर्जी मिली मैक्सिमम वो कितनी मिली, क्योंकि hν का कुछ पार्ट कहाँ चला गया, φ में, और जो रिमेनिंग पार्ट होगा वही काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आने वाली जो एनर्जी है वो एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। ये जो होगा ये इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, नो प्रॉब्लम। इससे ज़्यादा एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन पॉसिबल ही नहीं निकले हैं, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से जो एनर्जी आ रही है वही तो निकालेगी इसको। अब उसका कुछ पार्ट तो वर्क फंक्शन में खर्च होना ही होना है, रिमेनिंग पार्ट जो बचा वो उसको जब मिल गया तो काइनेटिक मैक्स कहलाएगा। ठीक है ना। आई थिंक यहाँ पर कुछ एनर्जी कहीं गई नहीं है, सिर्फ काइनेटिक मैक्स और φ में गई है। कहाँ गई एनर्जी, आने वाले फोटोन की एनर्जी, काइनेटिक मैक्स, काइनेटिक एनर्जी और φ में डिस्ट्रीब्यूट हुई है। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। तो एक तो सिचुएशन ये थी कि ऐसा हो सकता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है सीधे बाहर निकले किसी से बेकर कोलाइड किए हुए। ठीक है ना। दूसरी केस देखते हैं क्या हो सकता है। ये सोर्स ऑफ लाइट, इससे फोटोन आ रहा है, ये फोटोन आएगा। अब देखो ये सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल में 10⁻28 के ऑर्डर के होते हैं, पता है 24 के ऑर्डर के होते हैं। अब मान लीजिए ये फोटोन सबसे ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन से कोलाइड ना करके, मान लीजिए किसी इलेक्ट्रॉन से यहाँ से कोलाइड किया, ये फोटोन आया इससे कोलाइड किया। अब इसने क्या है, अपनी जो hν एनर्जी है ना, इसकी जो hν एनर्जी है फोटोन की, जो कि वर्क फंक्शन से ज़्यादा है, ये अब ये hν इसको दिया। अब इस इलेक्ट्रॉन ने पूरा का पूरा hν एब्जॉर्ब कर लिया। मान लो φ कितना है, यहाँ जो वर्क फंक्शन मान लो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, और जो इसका क्या है, ये आपका है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। जो hν फोटोन की एनर्जी है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। जब ये एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को मिली तो इस इलेक्ट्रॉन ने पूरा का पूरा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो 5 इलेक्ट्रॉन जब इसने एब्जॉर्ब कर लिया तो इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहाँ खर्च होगा, आपको पता है कि वर्क फंक्शन को मैनेज करने में कंज्यूम होने वाली एनर्जी है। ठीक है, कोई डरने की बात तो नहीं है ना। अच्छा, सपोज कि अभी इसकी बात छोड़ते हैं, इसने क्या है, इस इलेक्ट्रॉन ने आने वाले फोटोन की पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है बेटा जी। अच्छा, अब ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास है। जब एनर्जी आ गई तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, तो बाहर निकलना उसको है। तो ये इलेक्ट्रॉन इससे कोलाइड किया, इससे कोलाइड किया, इससे कोलाइड किया। इतने कोलिजन में मान लो इस इलेक्ट्रॉन ने 5
इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो उसने गेन की थी वो 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी उसने खर्च कर दी कोलिजन में। इलेक्ट्रॉन ने कितनी एब्जॉर्ब किया था 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 2.5 वोल्ट इलेक्ट्रॉन एनर्जी जो है इस इलेक्ट्रॉन ने कोलिजन में खर्च कर दी। अब इलेक्ट्रॉन के पास जब यहाँ इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ पे है ना इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम यहाँ पहुँचा। अब इस वाले इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी बची हुई है, इस वाले इलेक्ट्रॉन के पास 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी बची हुई है, क्योंकि 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो ऑलरेडी क्या उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, तो आधी एनर्जी क्या उसने इस कोलिजन में खर्च कर दिया। अब इसके पास क्या बची, इसके बाद बची 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी बची। क्या ये इलेक्ट्रॉन मेटल के बाहर निकल सकता है? नहीं। इस इलेक्ट्रॉन के पास जब तक 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी नहीं बचेगी तब तक वो निकल ही नहीं पाएगा। तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी तो थी, ये आराम से निकल सकता था, लेकिन कोलिजन में इसने अपनी एनर्जी लॉस कर दी, और लॉस करके जब इसके पास एनर्जी सरफेस पे पहुंचा है तो इसके पास जो एनर्जी है वो 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही बची। अब ये इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकता है, तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। इसका मतलब क्या है कि इस फोटोन की एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होने के बावजूद भी इलेक्ट्रॉन ये नहीं निकल पाया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फोटॉन्स आ रहे हैं, है ना, जो फोटॉन्स आ रहे हैं, अगर उन फोटॉन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा है तब तो वो इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, नो प्रॉब्लम, लेकिन नहीं भी निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मैक्सिमम एनर्जी है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले ही निकले, ठीक है ना, पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा और नहीं भी निकलेगा। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो क्या है। जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कोलिजन में खर्च हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं निकल पाएगा। आई थिंक इस बात को समझ गए, ठीक है ना। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकला। अब सपोज कर लो कि ये फोटोन मान लो आया, यही फोटोन है ये, और आपको मान लो इससे टकराया, यहाँ इसने इसको टक्कर दी। अब इसने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन ने 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी इसने गेन कर ली। अब इससे टकराया, टकराने के बाद क्या इसने क्या किया, यहाँ पर इसने क्या किया, एक टक्कर ली, एक टक्कर लेने के बाद मान लो ये बाहर निकला, तो एक टक्कर में इसने मान लो कितनी एनर्जी खर्च कर दी, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की खर्च कर दी। तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसने गेन किया और एक टक्कर में इसने 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी खर्च कर दी। अब इस इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी बची वो कितनी बची, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्क फंक्शन के बराबर, तो ये जस्ट बाहर निकलेगा। लेकिन इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी इस इलेक्ट्रॉन की वो 0 होगी, है ना। इस प्रकार से और कोलिजन होगा तो कुछ कम एनर्जी निकलेगी, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड हो रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन कोलाइड होने के बाद अगर बाहर निकल रहे हैं तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हमेशा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से कम होगी। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, कि जो इलेक्ट्रॉन कोलाइड होने के बाद बाहर निकलेंगे उनकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी से कम होगी। तो सबसे कम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0 होगी, और सबसे अधिक कितनी होगी, काइनेटिक मैक्स होगी। उसी के बीच में सारे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जीज रहने वाली है। ठीक है बेटा जी, आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो। तो बेटा आप जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी जो रेंज हो गई, काइनेटिक एनर्जी जो रेंज हुई है ना, वो 0 से लेकर के काइनेटिक मैक्स तक हुई। ये इसका ये मतलब हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन कोलाइड नहीं करेगा, कहीं कोलाइड नहीं, सिंपल वो निकल गया, तो उसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। और जो इलेक्ट्रॉन कोलाइड होके निकल रहा है वो उसकी एनर्जी मैक्सिमम एनर्जी से कम होगी। और सबसे कम एनर्जी किसकी है, 0। जो इलेक्ट्रॉन निकला मान लो उसके पास जस्ट निकला, वो कई बार कोलाइड किया, कोलाइड करने के बाद क्या है, उसने कुछ एनर्जी लॉस कर दी, जो उसके पास बची हुई एनर्जी है वो वर्क फंक्शन के बराबर है कोलाइड करने के बाद, वो जस्ट बाहर निकलेगा, है ना। तो इस प्रकार से क्या है, आप देखोगे कि जो इलेक्ट्रॉन एमिटेड इलेक्ट्रॉन है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, 0 से लेकर के, इसका मतलब क्या है कि मेटल पर, ये देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन गिरेंगे और यहाँ से फोटॉन्स गिरेंगे, और मेटल पर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर सरफेस में इलेक्ट्रॉन जब ये बाहर निकलेंगे तो इसकी जो एनर्जी है
वो कहाँ से होगी, कुछ इलेक्ट्रॉन तो रुक जाएंगे, रुके होंगे, और कुछ बहुत तेज चलेंगे, और कुछ थोड़ा स्लो चलेंगे, कुछ और स्लो चलेंगे। तो इनकी जो एनर्जी रेंज होगी काइनेटिक मैक्स के बीच में होगी। ठीक है बेटा जी, आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है ना। तो बेटा देखो मैंने यहाँ पॉइंट आउट किया हुआ है कि व्हेन ए कांस्टेंट रेडिएशन बीम ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू मतलब क्या है कि ऐसी फ्रीक्वेंसी कि जो कि थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है, तभी तो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। एच न्यू बड़ा किससे, फाई से। तो जो फ्रीक्वेंसी आपने न्यू लिया है उसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी एच न्यू है वो एनर्जी वर्क फंक्शन से बड़ी है। इज इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस, द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस हैव काइनेटिक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 0 टू काइनेटिक मैक्स। जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं उन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, कुछ की 0 हो सकती है, कुछ की काइनेटिक मैक्स हो सकती है, और कुछ की उनके बीच में पॉसिबल है। ठीक है ना। और काइनेटिक मैक्स को ऐसे निकालेंगे, और जब काइनेटिक मैक्स होता है तो इलेक्ट्रॉन कोलाइड नहीं होता है, नो कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स, नो कोलिजन बिटवीन व्हाट, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कोई कोलिजन नहीं होता है तो सीधे आपको क्या मिलती है, काइनेटिक मैक्स मिलती है। और अगर इलेक्ट्रॉन अपने नेबरिंग एटम से कुछ कोलाइड किया तो आपकी काइनेटिक मैक्स से कुछ एनर्जी कम होगी। तो लिखो क्या लिखा मैंने कि दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज बिकॉज इलेक्ट्रॉन इजेक्टिंग आउट मे कोलाइड विद द सम नेबरिंग इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है वो अपने नेबरिंग इलेक्ट्रॉन से कोलाइड कर सकता है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी क्या है, लॉस होगी, और जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी जो है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से कम होगी। इसलिए रेंज आपको मिलती है, इसे बोलते हैं रेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको, रेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। ये रेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझना। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट होगा तो हमसे डिस्कस करेगा। ठीक है बेटा जी। अब मैं अगली टॉपिक में आऊँगा। देखो बेटा ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछा गया क्वेश्चन ये कि क्वांटम एफिशिएंसी ऑफ मेटल सरफेस। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मान लो आपके पास एक मेटल ऐसे आपने बनाया था, ये मेटल सरफेस है ऐसे, है ना। इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भरे हुए हैं, और ये सारी के सारी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। ये सरफेस पे अपना फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है। अब आपने कहा कि मान लो यहाँ से लाइट आ रही है ना, ये मान लीजिए लाइट आई, और ये लाइट अगर मान लो इसे टकराई, ये वाली इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। ये लाइट, ये फोटॉन्स आ रहा है, ये लाइट है इसी, है ना। ये आके इस इलेक्ट्रॉन से टक्कर हुआ इसकी, है ना। अब क्या देखोगे आप, अगर ये टकराया तो मान लो इस फोटोन के पास क्या है, आपको मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि इस फोटोन के पास अगर एनर्जी मान लो क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गेन करेगा, है ना। इसका मान लो कितना वर्क फंक्शन है, मान लो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये आपका मेटल सरफेस है। ठीक है। अब क्या होगा कि ये यहाँ इससे कोलाइड करेगा, इससे कोलाइड मान लो किया, फिर यहाँ कोलाइड मान लो किया, और इस कोलिजन में क्या हुआ, इस कोलिजन में आपने देखा कि इसने क्या है, जो मैंने बताया था आपको कि 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी इसने लॉस कर दी। अब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन घूम कर यहाँ पे आया, क्या इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकल पाएगा, नो, ये बाहर नहीं निकल पाया। क्यों? क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन के पास क्या एनर्जी है, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है, और क्या है वर्क फंक्शन, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये बाहर निकलेगा ही नहीं। ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है ना। तो ये इसका कोई इजेक्शन नहीं होगा, तो आप कहोगे सर यहाँ पर, ठीक है ना, ये इसी में रह जाएगा, ऐसे ये बाहर नहीं निकल पाएगा। तो आप बताइए कि फोटोन के पास सफिशिएंट एनर्जी है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन ने कोलिजन में क्या किया, अपनी सारी की सारी एनर्जी कोलिजन में ही खर्च कर दिया, वो बाहर नहीं निकल पाया। तो मेरे कहने का मतलब कि आने वाले फोटोन की एनर्जी अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी से ऊपर है तो ये जरूरी नहीं है कि वो क्या है,
इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल ही दे, क्योंकि ऐसा भी पॉसिबल है कि इलेक्ट्रॉन कोलाइड होकर क्या इलेक्ट्रॉन अंदर ही रह जाए। इसका मतलब क्या हुआ, अगर सपोज किया कि जो इंसिडेंट फोटोन है वो अगर 100 फोटोन है, और सबके पास क्या है सफिशिएंट एनर्जी है, तो ये यहाँ से आने के बाद 100 फोटोन गिरेगा, तो क्योंकि सबके पास एनर्जी सफिशिएंट है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो हमें लगता है क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे वो इलेक्ट्रॉन भी कितने होने चाहिए 100, और ऐसा नहीं है। 100 इलेक्ट्रॉन जरूरी नहीं कि बाहर निकले, कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे भी हो सकते हैं कि एनर्जी को तो ले लिया उन्होंने, निकलना चाहते हैं वो, बट कोलिजन में उनकी एनर्जी क्या हो गई, खर्च हो गई है। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो। और आने वाले फोटोन की जो एनर्जी है वो किससे बड़ी है बोलो, वर्क फंक्शन से बड़ी है, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हो इस बात को, क्या इट may be possible that तो मैंने क्या लिखा, इट may be possible that all photons in an incident radiation, जो इंसिडेंट रेडिएशन जितने भी फोटॉन्स हैं सारे के सारे फोटोन की एनर्जी क्या है, वर्क फंक्शन से ज़्यादा है, ऐसा हमने मान लिया। यानी सब के सब जो फोटॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में सक्षम हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकते हैं। तो ऑल फोटॉन्स इन एन इंसिडेंट रेडिएशन है ना, बीम, जिनकी एनर्जी जो है वर्क फंक्शन ज़्यादा है, विल नॉट इजेक्ट, जरूरी नहीं है कि वर्क फंक्शन से एनर्जी ज़्यादा है तो वो निकाले ही निकालें, विल इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है ना। एज इन जनरल हमें मतलब ऐसा क्यों, मैंने बताया यहाँ से कि जो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, कोलाइड हो गए, उसके अंदर रह गए, वो तो निकलेंगे ही नहीं। तो इन जनरल हम ये बोल सकते हैं, इन जनरल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड, जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, विल बी लेस देन, कम होते हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट ऑन द सरफेस, फोटॉन्स जो गिरे हैं उतने इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलते हैं, क्योंकि सबके सब इलेक्ट्रॉन, उतने इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल सकते हैं, लेकिन ऐसा भी होगा कि कुछ फोटॉन्स जो गिरे हों उनमें से जो इलेक्ट्रॉन अंदर उन्होंने एब्जॉर्ब जो कर लिया और निकलने की कोशिश की हो, लेकिन कोलिजन से एनर्जी क्या अंदर खर्च हो गई, वो बाहर नहीं निकल पाए हैं। तो इसे बोलते हैं कि नंबर ऑफ फोटॉन आपने गिराया तो हमको लगता है जितने नंबर ऑफ फोटॉन गिरेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ऐसा नहीं हो पाता है। हाँ, लेकिन नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, ऑब्वियस है, नो प्रॉब्लम। जितने फोटॉन्स होंगे और सारे फोटॉन्स के पास सुटेबल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन को निकालने की है, अब उनकी संख्या को आप बढ़ाओगे, नंबर को बढ़ाओगे तो इधर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे, लेकिन वो बराबर नहीं होते, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी कोलिजन में लॉस कर देते हैं। इसी को बोलते हैं क्वांटम एफिशिएंसी ऑफ मेटल सरफेस। क्या होती है, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, अपॉन नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट। आपको पता है कि ये हमेशा कम होगा ना, ऊपर वाला टर्म हमेशा छोटा होगा, नीचे वाला हमेशा बड़ा होगा। 100 से मल्टीप्लाई करने मतलब परसेंटेज में आएगी एफिशिएंसी, यानी इसकी जो वैल्यू है हमेशा क्या है, 1 से क्या आएगी, कम आएगी। मतलब कभी भी ऐसा नहीं है कि 100% इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, 100% फोटॉन गिरे और 100% क्या है इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मतलब 100% एफिशिएंसी मेटल की नहीं हो सकती है, ये कहने का मतलब है। इसे बोलते हैं क्वांटम एफिशिएंसी ऑफ मेटल सरफेस। आई थिंक इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए होंगे। कोई डाउट होगा तो बेटा हमसे डिस्कस करना। अब हम आते हैं अगली टॉपिक में। बेटा अब आपकी अगली टॉपिक है क्वांटम कैरेक्टरिस्टिक्स इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो क्वांटम जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, क्वांटम कॉन्सेप्ट, ये क्या है। अगर हमने इलेक्ट्रॉन को, अगर हमने इंसिडेंट लाइट को एज ए क्वांटम की तरह ट्रीट किया, क्वांटा की तरह ट्रीट किया, तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, उनको उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके बारे में करूँगा एक्सप्लेन, ठीक है ना। और मैं इसको लगभग बता ही चुका हूँ, फिर भी मैं एक बार यहाँ पर लिखा हूँ तो रिपीट करूँगा आपको, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि ये हमारे पास क्या है, मेटल सरफेस ऐसे है, ये हमारे पास मेटल सरफेस है ऐसे, ठीक है ना। अब यहाँ से मान लो कि फोटोन आया, यहाँ पे गिरा,
ये फोटोन आया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। अब ये फोटोन जो है इस इलेक्ट्रॉन से ये जो फोटोन यहाँ आएगा वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इससे कोलाइड करेगा, इलेक्ट्रॉन इस फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा। तो फोटोन को एब्जॉर्ब करने में और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो फोटोन की एनर्जी है हमने मान लिया किससे बड़ी है, फाई से बड़ी है। तो इसके इलेक्ट्रॉन ने फोटोन को एब्जॉर्ब किया, फिर इलेक्ट्रॉन वो बाहर निकलेगा ऐसे। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन को एब्जॉर्ब करने में और इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने में कोई टाइम लैग नहीं होता है। तो नो टाइम लैग एग्जिस्ट इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। ये क्वांटम फिनोमेना है, जैसे ही फोटोन इलेक्ट्रॉन पे गिरेगा वैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। इसमें नहीं है कि इलेक्ट्रॉन पहले फोटोन की एनर्जी लेगा, लेने के बाद फिर कुछ सोचेगा फिर निकलेगा, ऐसा क्वांटम फिनोमेना होता है, ये इमीडिएट होता है, ठीक है ना। जैसे इस पे गिरा वैसे ये बाहर निकल जाएगा, इसे बोलते हैं क्वांटम फिनोमेना। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताई, ठीक है ना। अब दूसरी प्रॉपर्टी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इफ़ फॉर इंसिडेंट रेडिएशन, अगर जो लाइट आ रही है ना, जो लाइट आ रही है, इस लाइट इसकी जो एनर्जी h है, मान लो वर्क फंक्शन ज़्यादा है, इसका ये मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन वो निकाल सकता है। देन द ईच फोटोन कैन एट मोस्ट इजेक्ट, मतलब एक फोटोन मैक्सिमम अगर निकालेगा तो एक ही इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है, वो एक फोटोन कभी दो इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल सकता है, ऐसा मेरा कहना था। आई थिंक इसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, इसका मान लो इसका वर्क फंक्शन मान लो है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और जो एनर्जी आ रही है h न्यू आ रही है वो मान लो आपका 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। एक फोटोन जब गिरेगा तो एक ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा, वो दो इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल सकता है, क्योंकि आपको लगता है अगर दो को बाहर निकालने का क्या मतलब हुआ, इसका 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और जो वर्क फंक्शन है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तब तो लगता है कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आने वाला जो फोटोन है वो दो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक फोटोन की चाहे जो भी एनर्जी हो वो अगर निकालेगा तो एक ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकता है, यही तो पार्टिकल नेचर है, ठीक है बेटा जी। और ये तो मैंने पहले ही इसको बताया था, थर्ड वाला पार्ट, कि 2 आर मोर लेस एनर्जेटिक फोटोन, मतलब अगर मान लो इसकी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका वर्क फंक्शन है और आने वाला जो फोटोन है वो मान लो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है या 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान लो है, ये फोटोन क्या इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाएगा? नहीं। तो क्या अगर मान लो 2 फोटोन एक साथ इस इलेक्ट्रॉन पे गिर जाए तो क्या निकलेगा बाहर? नहीं। आप सोचोगे आप कि सर 2 फोटोन जब इलेक्ट्रॉन पे गिरेंगे तो आने वाला 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, एक और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, कुल मिलाकर के 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ, तो ये निकल सकता है, ऐसा नहीं होता है। कभी भी 2 लेस एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मिल करके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिखा सकती है, एक ही को निकालेगा। तो मैंने लिखा है 2 आर मोर लेस एनर्जेटिक फोटोन जिनकी एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है, कैन नेवर कंबाइन, कभी क्या है कंबाइन होकर के इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो आई थिंक ये क्वांटम कैरेक्टरिस्टिक्स को आपने समझा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, पूछा भी गया है, इसको आप लोग नोट करना, ठीक है बेटा।